एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के। कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है, सत्ता जाने के बाद 2014 से लगातार कांग्रेस का और गिरावट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में बहुत उथल पुथल चल रही है। वर्तमान सरकार ने तो कांग्रेस पार्टी को और असहज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ा संकट काल से गुजर रही है, जिससे उबरने के लिए लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और उनके और भी नेता प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ नेता उसमें हमेशा पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। राजस्थान में अभी एक नया ड्रामा कांग्रेस पार्टी के द्वारा चालू हो गया है। कल 11 अप्रैल को सचिन पायलट अपने ही सरकार अशोक गहलोत की सरकार के अगेंस्ट में एक दिन का अनशन करने की घोषणा की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सचिन पायलट फिर अशोक गहलोत सरकार को संकट में डालने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने 11 अप्रैल को अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नया राजनीतिक आयाम को गढ़ने की कोशिश की है। चलिए, 11 तारीख को जो अनशन होना है उसके पीछे सचिन पायलट का अपना क्या तर्क है। सचिन पायलट का अपना तर्क ये है कि उन्होंने 29 मार्च 2022 को एक पत्र लिखकर अशोक गहलोत को ये बताने की कोशिश की पत्र में कि पूर्व की जो सरकार है वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 45,000 का खदान घोटाला हुआ है और इसकी जांच करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक पत्र लिखा गया था। सचिन पायलट का ये पहला पत्र था। उसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने उस पत्र को कोई तवज्जो नहीं दी। यानी 45,000 घोटाले के जो भी आरोपी है उस पर कोई भी ना सुनवाई हुई, तो कार्रवाई की बात तो दूर है। तो सचिन पायलट का राजनीतिक रूप से ये कहना अपने आप तर्कसंगत है कि घोटालों की जांच करनी चाहिए। लेकिन क्या सचमुच सचिन पायलट का मकसद घोटाले की जांच करवाना है कि अशोक गहलोत की सरकार को संकट में डालने का एक राजनीतिक खेल है? राजनीति करने वाले अपने अपने तर्क और वितर्क देते रहते हैं, लेकिन ये भी सच है, इससे इनकार नहीं है कि सचिन पायलट का अशोक गहलोत की सरकार पे लगातार निशाना साधते रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री का सपना जो है दिन में भी और रात में भी दोनों बराबर आते रहता है। महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं कीजिए। इस सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करता हूं, ये दोनों राहुल गांधी को के एकदम नजदीक बताए जाते थे। राहुल गांधी जब भी निकलते थे तो दो चेहरा नजर आता था। जब कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकारें थी, 10 साल चलने वाली सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जितना चलता था, सचिन पायलट का उतना ही चलता है। पिता की मृत्यु के बाद सचिन पायलट को कम उम्र में कांग्रेस ने उसे पार्टी का उम्मीदवार बनाया, संसद बनवाया और दो मंत्री बनने का उनका सपना भी पूरा हुआ। और अब अशोक गहलोत सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, पार्टी का कमान प्रदेश का दिया गया था। इतने पद के बावजूद भी उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना हिचकोले खाते रहता है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से कुछ असंतुष्ट विधायक का एक खेमा अशोक गहलोत को हटाने के लिए इस पार्टी में किस तरह का दबाव बनाया और किसी तरह अशोक गहलोत की सरकार बच गई। माना जाता है कि अशोक गहलोत राजनीति के एक जादूगर है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में उसकी साख और जड़ें गहरी है और वो राजनीतिक समझबूझ वाले एक नेता माने जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी की भी जितने भी पुराने नेता है, कांग्रेस को खतरा उसी से होने लगा है। ये नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जंग आज से नहीं, कांग्रेस को कई दशकों से झेलना पड़ रहा है। अगर आप गौर करिएगा
तो कांग्रेस में हम यूं कहें तो कांग्रेस में जितने पहले मलाई चापने वाले लोग हैं वही पार्टी छोड़कर भागे हैं। उसका इतिहास जो है आप टटोल लें। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान में जो 11 अप्रैल को जो एक दिन का अनशन का जो बात सचिन पायलट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो करेंगे भी। अब देखना बाकी है कि होता भी है कि पार्टी उसको मना लेती है। लेकिन 11 अप्रैल को उन्होंने क्यों चुना? 11 अप्रैल को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है। जन्म दिवस इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिबा फुले सैनिक समाज से आते, भी उसी समाज से आते हैं। निश्चित तौर पर इस दिन ज्योतिबा फुले का जन्मदिन के अवसर पे इसको आमरण अनशन का आपके बात को कहना निश्चित तौर पे उनका इशारा अपने जातियों की गोलबंदी करने को लेकर है। इससे किसी को इनकार नहीं है, यह सच है। आज कांग्रेस में जो संकट काल गुजर रहा है उसको संकट में लाने वाले सत्ता दल के लोग नहीं हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की अंदर की उथल पुथल कांग्रेस की नैया डुबाने का काम कर रही है। अभी भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम एक चालू किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, जो लंबी दूरी यात्रा की, और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस में जान डालने का काम किया। और जितनी भीड़ उमड़ी, हर क्षेत्रों में जो भीड़ उमड़ी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कद को बहुत ऊंचा कर दिया है राजनीतिक लेवल से। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनको व्याख्यान देने के लिए बुलाना, ये सारी घटना, और खासकर हर मुद्दे पे सरकार के खिलाफ में मुखर होकर बोलना राहुल गांधी को अभी जनप्रिय नेता बना ही दिया है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी की इच्छा शक्ति अब दिखाई देने लगी है। जिस हिसाब से राजनीति में एग्रेसिव होकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पे हमला करते हैं वो काबिले तारीफ है, इससे किसी को इनकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो सबसे देश की पुरानी पार्टी है, उसमें मैंने पहले कहा, फिर दोहराता हूं उसको, कि सबसे ज्यादा मलाई चापने वाले लोग कांग्रेस के, वही लोगों में ज्यादा बेचैनी है और वही लोग ज्यादा भागते हैं। पार्टी में जयपुर में एक फैसला हुआ था, एक व्यक्ति एक पद। क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला जो राहुल गांधी का सपना था उसको हर राज्य अपना रहा है? आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति 3-4 पदों से लादे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वही कांग्रेस के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और पलीता लगाने के काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आना जाना ये वर्षों से लगा है। पार्टी के कई बड़े लीडर पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ आए भी और कुछ और भी जाने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी जिस हिसाब से प्रहार कर रहे हैं, उनके घोटालों को लेकर नित नए नए बातें मीडिया के सामने ला रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। इसी बीच में आज विपक्षी गठबंधनों में एक समझते हैं कि छेद करने का काम शरद पवार जी और गुलाम नबी आजाद के द्वारा किया गया है। ये दोनों कांग्रेस पार्टी के कभी सिपा सलार हुआ करते थे, रणनीतिकार हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे। आज जब राहुल गांधी की कद बढ़ गया तो ये लोग गौतम अडानी के साथ खड़ा होकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम में जुट गए। शरद पवार जी के बारे में इतिहास पर गौर करिए तो 1978 में शरद पवार जी इंदिरा गांधी से बगावत करके जनता पार्टी के साथ अपनी सरकारें बना ली थी। फिर उन्होंने दूसरी बार बगावत की, विदेशी मूल को लेकर सोनिया गांधी के तो सवाल खड़ा करके उन्होंने 1999 में पार्टी से किनारा कर लिया और एनसीपी की गठन की, जिसमें तारिक अनवर और पीएन संगमा
जैसे कांग्रेस के बड़े लीडर ने उनका साथ दिया, आज एनसीपी चल रही है। फिर महाराष्ट्र में जब सरकार बनाने की बात आई तो शरद पवार कांग्रेस के साथ हो गए और शिवसेना को साथ लाए और सरकार चली। अभी सरकार चली गई है। तो गौतम अडानी को लेकर जिस हिसाब से राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं और शरद पवार का आना, राजनीतिक गलियारों में लोगों की अलग अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आज तक पता ही नहीं चला कि शरद पवार यूपीए में है कि एनडीए में है। निश्चित तौर पे दोनों तरफ उनका जो रोल होता है तो दोनों तरफ बराबर बराबर रहता है। कई लोग राजनीति में उनको राजनीतिक गद्दारी तक कहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीति है। इसी राजनीति के तहत वर्तमान सरकार 2017 में भारत के दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से शरद पवार को नवाजने का काम तक किया। राजनीति में उसे अंगद तक कहा जाता है। लोगों का अपनी अपनी तर्क है, अपने अपने वितर्क है, अपनी अपनी राजनीतिक समझ है, अपनी अपनी राजनीतिक बोल है। खैर, राजनीति में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जिस उथल पुथल का काम हो रहा है और अशोक गहलोत सरकार को जिस हिसाब से सचिन पायलट कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और करीब 6 से 7 महीने इसी साल के अंतिम मन में वहां का विधानसभा चुनाव होना और इस तरह से आंतरिक लड़ाई निश्चित तौर पे वहां पार्टी को नुकसान करेगा, इससे किसी को इनकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास, सामाजिक और भूगोल दृष्टिकोण पर नजर डालने का लंबा एपिसोड पर काम करना होगा, तब जाके पूरी होगी। आज ने हमने प्रयास किया कि कुछ चंद बातें आपको सामने रखें। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। सबसे बुरा स्थिति तो झारखंड कांग्रेस में है। झारखंड कांग्रेस के बारे में बताया जाता है कि यहाँ जितने भी प्रभारी आए और कई प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने मलाई चापने का काम किया, पार्टी में फायदा लिया और वो यहाँ से चलते बने। इसकी भी एक फेरहिस्त है। याद कीजिए, एक राव साहब आए थे झारखंड के प्रभारी बनकर, यहाँ से जाने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और टीआरएस में चले गए। शकील अहमद जो सांसद रहे हैं कांग्रेस के, बिहार से आते हैं, उन्होंने झारखंड का प्रभारी लिए बने और फिर यहाँ से यहीं पर उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी यहाँ से पार्टी को छोड़ दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो राहुल गांधी के सिपहसालार में उनकी भी गिनती होती थी। उन्होंने भी गृह राज्य मंत्रालय जो है मनमोहन सिंह के समय में संभाला और राहुल गांधी के प्रिय हैं। वो भी झारखंड के प्रभारी बने और अभी हाल फिलहाल उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। अब मैं बात करता हूं प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष में डॉक्टर अजय कुमार जेबीएम क्षेत्रीय पार्टी से सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और उसके काम से खुश होकर पार्टी ने झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जब तक अध्यक्ष रहे ठीक रहे, जब पार्टी ने उसे अध्यक्ष से हटाया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। फिर वापस आए, पार्टी ने फिर भी मान सम्मान का ख्याल रखा और 3 छोटे राज्य में उनको प्रभारी बनाया गया। अब बात करते हैं एक और राज्यसभा सांसद में गए प्रदीप बालमुचु। पार्टी ने उनका भी बहुत सम्मान किया, उनको राज्यसभा से भेजा। आदिवासी का एक चेहरा माने जाते थे, उनको पार्टी ने सम्मान देते हुए राज्यसभा भेजा, उनके बच्चों को टिकट दिया, प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा। उन्होंने भी जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे तब तक पार्टी के साथ रहा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर अभी कांग्रेस में वापस आए। एक बात और आगे ले चलता हूं, एक और अध्यक्ष का है, वो है सुखदेव भगत। सुखदेव भगत को भी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पार्टी से टिकट दिया, उनके बच्चों को भी टिकट दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के काम को संभाला और जैसे ही प्रदेश हटे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अभी फिर पार्टी में वापस आए। एक लंबी फेरहिस्त झारखंड कांग्रेस में है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सुलझाने में नाकाम रहती है। जब प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रभारी बनाए जाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग सही से पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता है, जिससे वो बहुत से मनमानी करते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि बड़े नेता
अपने लोगों को टिकट के लिए लॉबी लगाते हैं, अपने लोगों को पार्टी में अच्छा पद दिलाने के लिए पार्टी में लॉबी करते हैं, और वो जब छोड़ते हैं तो वही लोग उनके साथ हो चलते हैं और पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाता है। पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लड़ाई और कांग्रेस पार्टी की उथल पुथल के लिए लंबी एपिसोड बनाना पड़ेगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। चलिए, मैंने प्रयास किया कि कांग्रेस का थोड़े से बातों पर रोशनी डालूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स जरूर करें। नमस्कार।